हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपका अटूट प्यार समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। और मैं आप सब के लिए, मेरा रोज ये प्रयास है कि मैं कुछ नया कंटेंट ऐसा लाऊं आपके लिए, कुछ इस प्रकार से आपके नोट्स आपके लिए बनवाऊं जिससे कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों आज 26 अगस्त को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ये छोड़ो, लेकिन आप नोट्स बनाना और कंप्लीट वीडियो देखना। कंप्लीट वीडियो, क्योंकि आपका जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके हर परीक्षा के लिए उपयोगी बनने जा रहा है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 15th ब्रिक्स समिट 2023, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ है। तो सबसे पहले ब्रिक्स, BRICS, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रशिया, आई का मतलब होता है इंडिया और सी का मतलब चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इन चार देशों से मिलकर ब्रिक बना था 2006 में, जबकि एस जुड़ा था 2010 में। 2010 में एस मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तो ये ब्रिक्स बना। इसका समिट 2023 सम्मेलन अभी हाल ही में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बनने जा रहा है क्वेश्चन वो ये है कि इसमें 6 नए सदस्य शामिल हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला सदस्य जो यहां पर इजिप्ट, मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा, काहिरा जो कि नील नदी के तट पर है। दूसरा देश ईरान इसमें शामिल होगा, जिसकी कैपिटल है तेहरान। तीसरा देश है अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। चौथा देश है यूएई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। पांचवा देश है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। और छठवां देश है इथियोपिया, जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा। तो ये 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल होंगे, तो टोटल 11 देश हो जाएंगे। और इस तरह से जो इस सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, जिसकी 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल हैं। एक का नाम है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया राजधानी है। केप टाउन इसकी दूसरी राजधानी है। ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन तीसरी राजधानी है। प्रिटोरिया जो इसकी राजधानी है वो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद केप टाउन जो राजधानी है वो है इसकी विधायी, लेजिस्लेटिव। और ब्लोम फाउंटेन जो राजधानी है वो इसकी जुडिशरी, न्यायिक राजधानी है। जो ब्रिक्स है उसका एक बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों का बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये स्थापित हुआ था 2014 में। 6th ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील में। जब 6वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था ब्राजील में, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में और इसके अध्यक्ष हैं डेल्मा रोसेफ, इसके प्रेसिडेंट एनडीबी के। दोस्तों ये जो ब्रिक्स सम्मेलन 15वां हुआ है 15 नंबर का दक्षिण अफ्रीका, इससे पहले 2022 में 14th नंबर का चीन में हुआ था। उससे पहले 2021 में 13th नंबर का भारत में हुआ था, जबकि अगले साल 16 नंबर का 2024 में ब्राजील में होगा। तो लिख के ले लो, 1 नंबर पक्का है आपका। ये ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2023। अब चलते हैं दूसरा महत्वपूर्ण एमसीक्यू की ओर। तो दोस्तों दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है और दूसरा एमसीक्यू है इन्फोसिस, INFOSYS, इन्फोसिस जो भारत में कंपनी है, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो राफेल नडाल को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल
राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो कि अभी हाल ही में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के नियुक्त हुए हैं। इन्फोसिस 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ सलील पारिख इसके एमडी और सीईओ हैं। अब बात करते कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर, बहुत महत्वपूर्ण अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था, जिनके नाम 100 सेंचुरी हैं, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उनको अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन इस्टैब्लिश्ड। 25 जनवरी को मतदाता दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो चुनाव आयोग होता है, जो निर्वाचन आयोग है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 भाग 15 में आता है। आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो हमारे इस समय राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो कि हमारे वर्तमान में 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर भी चुनाव आयोग में होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं और इनकी नियुक्ति, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक होता है, चाहे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनको हटाया उन्हीं प्रक्रिया से जाता है जिस प्रक्रिया से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से हम इन्हें भी हटा सकते हैं। अगर मैं इनकी कार्यकाल की बात करूं, बहुत बार पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। अधिकतम एज, मैक्सिमम एज जो होती है वो 65 ईयर होती है। जबकि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी मैक्सिमम एज जो होती है 62 होती है, 62 होती है, जबकि वो भी 6 साल के लिए होती है। तो अंतर क्या है? दोनों होते तो 6-6 साल के लिए हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु 65, और निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर की कितनी है? 62, अधिकतम आयु 62 मैक्सिमम एज। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है भारत में, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वनडे वर्ल्ड कप। अभी एशिया कप होने वाला है, जो कि इस बार पाकिस्तान और आपका श्रीलंका में हो रहा है। आईसीसी का एशिया कप 2 वेन्यू है इसके, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आईसीसी विश्व कप 2023, आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अब चलते हैं आगे। अगला है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना टेनिस के प्लेयर हैं और अभी हाल ही में उनको 5th वर्ल्ड कॉफी समिट, विश्व कॉफी सम्मेलन 5वां, जो इस साल भारत में होने वाला है, उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनको बीपीसीएल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टेनिस की ओर से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसमें परीक्षाओं में इस बार कंफर्म 1 नंबर आने वाला है, कंफर्म 1 नंबर है। सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। टॉप मोस्ट 2 आपके इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर पक्का है। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिला समानता, वुमेन इक्वलिटी डे
महिला समानता दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 अगस्त। 26 अगस्त को आज के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं महिलाओं से संबंधित अन्य दिवसों की बात करूं तो एक होता है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि अगला होता है नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है ये आपका मनाया जाता है 14 फरवरी को। इसके अलावा जो आपका एक और दिवस होता है, लेकिन ये जो 14 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, इस दिन सरोजिनी नायडू का ये जन्म दिवस है। और सरोजिनी नायडू आपको पता होगा कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी थी सरोजिनी नायडू। 1925 में ये बनी थी। तो सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, उसका जन्म 14 फरवरी को, जिसे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल गर्ल चाइल्ड, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, मतलब विश्व स्तनपान दिवस, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। सॉरी। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो आज महिलाओं की बात होगी तो मदर टेरेसा, जिनकी आज जयंती है। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में उनका जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक संस्था बनाई थी। ये जो संस्था थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो संस्था थी, इस संस्था के द्वारा जब इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में जितने भी छोटे बच्चे घायल हो गए थे, उस युद्ध में आपको पता होगा 1948 में इजराइल ने 8 देशों को परास्त करके अपनी स्थापना की थी। और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जितने भी घायल बच्चे थे, लगभग 37 बच्चे ऐसे थे जिनको अस्पताल में ले जा करके बचाया गया था मदर टेरेसा के द्वारा। इसलिए अनेकों पुरस्कार मदर टेरेसा को दिए गए थे। और सबसे पहले 1962 में उन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिलीपींस की सरकार देती है। 1979 में उन्हें पीस में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1980 में 1980 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो मदर टेरेसा की आज जयंती है और उनसे लगातार ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। रमन मैक्सेल 1962, नोबेल पीस शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 और भारत रत्न 1980। तो आज महिला समानता दिवस है और ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। मैं महिलाओं की बात करूं तो भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 एक्ट के अंतर्गत मिला था, 1919 अधिनियम के अंतर्गत मिला था। जबकि दुनिया में सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड के द्वारा महिलाओं को दिया गया था। अभी हाल ही में अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो नंदनी गुप्ता को मिस इंडिया के रूप में चयनित किया गया है। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट डे। और अभी मैंने कल के ही वीडियो में आपको जितने भी अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज थे वो सब लिखाए हैं। एक बार आप नोटबुक लें और लगातार जितने भी डेज मैंने कल लिखाए हैं उन्हें रिवाइज करें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी ने अभी हाल ही में बैंक धोखाधड़ी पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, एक सलाहकार बोर्ड बनाया है। उस बोर्ड में अध्यक्ष जो है वो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। सीबीसी ने जो बैंक धोखाधड़ी पर एक बोर्ड बनाया है। अब जो सीबीसी होती है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये जो सीबीसी होती है इसकी स्थापना 1964 में
के संथानम कमेटी के सिफारिशों पर हुई थी। ये जो सीबीसी होता है, ये जितने भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाता है, करप्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। वर्तमान में जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, उनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। अब प्रवीण अगर नाम आया तो इसी से एक और नाम जुड़ा हुआ है, प्रवीण सूद का। प्रवीण सूद सीबीआई जो है उसके डायरेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। सीबीआई 1963 में स्थापित हुई थी। प्रवीण सूद। एक होता है प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे कहते हैं CCI, कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं नवनीत कौर। इसके बाद एक होता है परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन या एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो अभी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है अजय मोहंती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेजन वर्षा वन बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभी हाल ही में पीर पकूरा जनजाति, पीर पकूरा ट्राइब्स जो है वो ब्राजील में पाई गई थी, जो अंतिम जीवित ट्राइब के रूप में मानी जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक पीर पकूरा ट्राइब्स पाई गई है, जो अभी हाल ही में वो ब्राजील में स्थित है। ब्राजील में ये पीर पकूरा ट्राइब्स मिली है। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट की मैं बात करूं, अमेजन एक रिवर जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी है नील, तो सबसे बड़ी है अमेजन। अब जब अमेजन वर्षा वनों की बात होगी तो दोस्तों एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, और आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर तक रेन होती है, जहां पर 200 सेंटीमीटर तक तेज बारिश होती है, उस जगह पर घने वन होते हैं, और उन घने वनों को सदाबहार वन कहा जाता है, उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड। मतलब जहां 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, वहां घने वन, और जहां घने वन वहां जैव विविधता, और दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है अमेजन वर्षा वनों में, जो कि है आपका ब्राजील, दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक जैव विविधता। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक भारत में बायोडाइवर्सिटी, तो पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम घाट। अगर पश्चिम घाट ऑप्शन में नहीं है तो साइलेंट वैली, क्योंकि शांत घाटी जो केरल में पश्चिम घाट में ही है। और दूसरे नंबर पे शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक भारत में वेस्टर्न घाट, दूसरे नंबर पे शिलोंग प्लेट्यू, और तीसरे नंबर पे आपका आता है अंडमान। इसके साथ साथ जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी समिट हुआ था 1992 में जोहान्सबर्ग में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन नहीं, जोहान्सबर्ग में नहीं बल्कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और वहीं पर जैव विविधता सम्मेलन किया गया था। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट अगर आता है तो 2002 और बायोडाइवर्सिटी डे अगर आता है, जैव विविधता दिवस अगर आता है तो 22 मई। एक बार दोबारा बता रहा हूं, जैव विविधता सम्मेलन अगर आता है 1992 आपका रियो डी जेनेरियो, आपका 1992। दूसरा अगर आता है
कि जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता दिवस 22 मई, सर्वाधिक जैव विविधता दुनिया में अमेजन वर्षा वन, जिन्हें कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ये ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट, दूसरे नंबर पे आपका आता है शिलोंग का पठार, तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। जैव विविधता से बनते बहुत सारे क्वेश्चंस और ये आपके पेपर में यहां से भी 1 नंबर पक्का है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वह है टेम्पल म्यूजियम। भारत में मंदिर संग्रहालय हाल ही में कहां पर गठित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में टेम्पल म्यूजियम गठित किया जाएगा। अब अगर मैं म्यूजियमों की बात करूं तो सबसे बड़ा म्यूजियम, विश्व का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड भारत में बनने जा रहा है। और भारत में कहां पे बनेगा? दिल्ली में सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है और उसका नाम रखा गया है युगे युगीन संग्रहालय, युगे युगीन म्यूजियम दिल्ली, ये बनने वाला है। दिल्ली में एक पीएम म्यूजियम है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबसे संबंधित म्यूजियम वहां पर, उनसे संबंधित यादें, जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं वहां पर रखी जाएंगी। भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में बनाया जा रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश। लगातार सबसे स्वच्छ शहरों में छठी बार, 6 टाइम्स सब क्लीन सिटी ऑफ इंडिया में छठी बार लगातार इसे फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। फिश म्यूजियम, मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा समुद्री संग्रहालय जो है लोथल जो आपका इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लोथल एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह में चावल के साक्ष्य मिले थे। उस बंदरगाह में डैम, बांध के साक्ष्य, सबसे पहले जल संरक्षण के साक्ष्य वहीं पर मिले थे। और अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, अगर मैं इंडस सिविलाइजेशन की बात करूं, उसका भी एक म्यूजियम बन गया है, उसका नाम है राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संग्रहालय या सिंधु सभ्यता संबंधित संग्रहालय जो है राखीगढ़ी में, तो लोथल में बन रहा है आपका समुद्री संग्रहालय। उसके बाद है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये आपका कहां पे बन रहा है? केरल में बन रहा है। तो ये म्यूजियम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे बड़ा विश्व का युगे युगीन बन रहा है दिल्ली में, पीएम संग्रहालय आपका दिल्ली में, इन्फेंट्री आपका इंदौर में, ये 3 बड़े अहम हैं। हालांकि हड़प्पा संग्रहालय भी राखीगढ़ी वाला अहम बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत चर्चाओं में रहा है, विश्व कुश्ती महासंघ, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता समाप्त कर दी है। अभी हाल ही में विश्व कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ की मेंबरशिप खत्म कर दी है, क्योंकि ऐसा कहा है विश्व कुश्ती संघ ने कि भारतीय कुश्ती संघ समय पर चुनाव नहीं करवाती है, इसलिए हम इसकी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1961 में बना था और इसके अध्यक्ष तो आपने देखा होगा ब्रिजभूषण जी, बहुत चर्चाओं में थे बीते दिनों, तो वो इनके अध्यक्ष थे। इनके अलावा अगर मैं वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की बात करूं तो 1992 में बना था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। 1 नंबर यहां से भी पक्का है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ को अभी हाल ही में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। कब स्थापना, कौन इसके अध्यक्ष थे? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है चेस वर्ल्ड कप 2023, चेस वर्ल्ड कप 2023। एक तरफ नॉर्वे का 5 बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन
और एक तरफ हमारा भारत का 18 साल का एक लड़का चेन्नई का, जिसका नाम था प्रज्ञानंद। इनके बीच में फाइनल हुआ था जिसमें मैग्नस कार्लसन जीत गए थे, लेकिन प्रज्ञानंद ने पूरे भारतीयों के दिल जीत लिए थे, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन को 2 बार ड्रॉ तक टक्कर देनी और तीसरी बार जब तीसरे चांस में ये पहुंचा था ये टूर्नामेंट, तब जाकर मैग्नस कार्लसन जीते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 18 साल का लड़का प्रज्ञानंद जो हारा था चेन्नई का। अगर मैं चेस की बात करूं तो वर्ल्ड कप जो करवाता वो करवाता फीडे की स्थापना 1954 में हुई थी। ये आपका चेस फेडरेशन जो होता है, ये आपका पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका एयर क्लीन सर्वे रिपोर्ट 2023। एयर क्लीन सर्वे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में इंदौर, जैसे मैंने बताया था, इंदौर लगातार 6 बार क्लीन सिटी क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट में टॉप 1 पे पहुंच चुका है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर इस साल बहुत चर्चाओं में रहा जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। एनआरआई समिट इंदौर में 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी को होता है, क्योंकि 9 जनवरी को हमारे बापू कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। सलमान खान हमारे अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका में जबरदस्त तहलका मचाया था और 9 जनवरी 1915 को कहां पर आए थे? भारत आए थे। और भारत उनकी ही याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और जिसका समिट इस साल का इंदौर में हुआ था। इन्फेंट्री म्यूजियम दुनिया का दूसरा, भारत का पहला, इंदौर मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट जो है ये भी इंदौर में लग रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश क्लीन सिटी क्लीन एयर सर्वे में टॉप 1 पे। लता मंगेशकर म्यूजियम भी आपका इंदौर में ही बनने जा रहा है। लता मंगेशकर से एक क्वेश्चन आता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित थी लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है भारत का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, इंडिया फर्स्ट, कहां पे बनने जा रहा है? तिरुवनंतपुरम, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, जहां पर एआई आर्टिफिशियल स्कूल बनने जा रहा है। आर्टिफिशियल से बीते दिनों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, जैसे न्यूज एंकर, फर्स्ट न्यूज एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उड़ीसा राज्य में बना था। ग्लोबल आर्टिफिशियल सम्मेलन जो है आपका ब्रिटेन में होना है। और मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा निवेश जो किया है भारत ने किया है। और इस तरह से यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा चेस वर्ल्ड कप 2023, और यहां पर ये क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं बनने वाला मैग्नस कार्लसन का, बनेगा तो प्रज्ञानंद का बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों फिर आपसे कल मुलाकात होगी। और एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, कल से शुरुआत होने वाला है महायुद्ध की, और उस युद्ध में 8 जीएस के समग्र विषयों को आपके समक्ष रखूंगा। पूरा का पूरा जीएस का पोस्टमार्टम होगा, और पूरा का पूरा जीएस का पोस्टमार्टम आप लोगों के साथ किया जाएगा। जीएस की टेंशन हमेशा के लिए समाप्त। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल, ऐसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि सर की क्लास से बने रहें। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और नहीं तो आप नोट्स अच्छे से बनाएं। मुलाकात होगी आपसे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।